में अवाम जो सच है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब के साथ और हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पर, ख़ास तौर पे कराची की सियासत पर, और हम उनसे जानेंगे कि कराची की सियासत का ऊँट आखिर किस करवट बैठेगा। मौजूदा MKM मौजूदा सूरत हाल में जो कराची की इस वक्त सियासत है, क्या कोई अगर ज़िमनी इलेक्शन सामने आता है तो कोई सीट निकाल सकती है? ज़िमनी इलेक्शन में तो MKM सीट निकाल सकती है और अभी निकाली भी हैं। अगर कोई आपका MPA गुजर गया तो वहाँ से आप लड़ेंगे तो एक हमदर्दी उसी MPA के साथ होगी और MKM के साथ होगी। अगर मेयर चूँकि कराची MKM का है तो अगर कोई भी UC चेयरमैन की सीट खाली होगी वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे तो वो MKM का नुमाइंदा जीत जाएगा। और इसलिए भी कि PTI अभी पूरी तरह से ग्राउंड पर MKM का मुतबादिल नहीं बन सकी है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकी है, तो लोगों के पास भी कोई चॉइस नहीं है, तो वो फिर शायद MKM ही को दे दें, या अगर PTI कोई और उन्हें इस तरह की अट्रैक्शन दे तो शायद। लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस सारी सूरत हाल का अपने पैसों के बलबूते पर बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। अच्छा, अगले इलेक्शन में वो चैलेंज बनेगी। ये सुनने में आ रहा है कि जो अपकमिंग इलेक्शंस होंगे उसमें इस बार कराची का मेयर नहीं होगा, मतलब कराची से मुराद MKM का मेयर नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये मुमकिन है? हाँ, देखिए, इसीलिए मैंने उसी तरफ इशारा किया। अगर यही सूरत हाल रही तो पैसा खर्च करके कोई भी किसी भी पार्टी का जो है वो मेयर कराची का मेयर मुंतखब हो सकता है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर MKM इस वक्त डिलीवर नहीं कर सकती तो अपना बल्दियाती टर्म मुकम्मल करने की बजाय, अपने बल्दियाती मियाद को मुकम्मल करने की बजाय इस्तीफा दे के अलग हो जाए। वसाइल का रोना, वाटर बोर्ड आपके पास नहीं है तो ना पानी दे सकते हैं, ना सीवरेज आप ठीक कर सकते हैं। कचरा उठाने में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो 70% जिम्मेदारी वो सूबाई हुकूमत की है, और आप पैसे भी खर्च जो कर रहे हैं 15 अरब जो तरक्याती फंड मिला वो भी आपने ना कचरा उठाने पे लगाया उस तरह से, ना निकासी आप पे लगाया, ना फरामी आप पे लगाया। तो जब ये दोनों बुनियादी चीज़ें आप लोगों को सर्व नहीं कर सकते तो सिर्फ वो गलियों मोहल्लों की CC फ्लोरिंग है, पिछली गलियों को पक्का कराना है या अगली गलियों को पक्का कराना है और उसमें अरबों रुपए के बजट को आप तकसीम कर देंगे तो कौम फिर वोट नहीं देगी, जूते मारेगी। अच्छा, अभी भी कराची के अवाम जो है वो पानी पानी चिल्ला रहे हैं बाकायदा, कई इलाकों में पानी नहीं है, कई बरस से पानी नहीं आ रहा। MKM इस हवाले से कुछ नहीं कर सकती। मेयर कराची को पूरे कराची में जाना चाहिए, जहाँ जहाँ पानी की कमी है लोगों का सामना करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनको लेके वज़ीर आला हाउस पे एक बहुत बड़ा मुजाहरा करना चाहिए कि वाटर बोर्ड, बल्दिया कराची को और बल्दिया हैदराबाद, बल्दिया लाड़काना को पानी और निकासी का निज़ाम और इख्तियार मिलना चाहिए। कचरे उठाने का पूरा निज़ाम बशमूल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मिलना चाहिए। मास्टर प्लान बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा मिलना चाहिए वापस बल्दियाती इदारों को, मकामी हुकूमत को। तो इसके लिए मेयर कराची को तो लीड लेनी चाहिए और MKM को लीड लेनी चाहिए, और पूरे पाकिस्तान के मेयर के या नाज़मीन के की कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, ऑल पाकिस्तान मेयर्स कॉन्फ्रेंस। कम से कम सिंध के लाड़काना के, नवाब शाह के, दादू के, हैदराबाद, इनके मेयर्स को लेकर बैठना चाहिए था। अच्छा, MKM ने एक मुजाहरा किया था अभी कराची प्रेस क्लब में पानी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से ये के लोगों का ये कहना था कि MKM एक तवील अरसा इक़्तिदार में रही, ये बुनियादी सहूलियात फराहम करना तो सिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी जो कि MKM पाकिस्तान के हाथ में रही। पानी, कराची का जो कचरा है, फिर जो दीगर मसाइल हैं, इसके ऊपर MKM ने कोई एक्शन ना लिया माजी में, ना अब लेने पे नज़र आ रही। देखें, जब MKM के पास बरह रास्त इख्तियार था और वो इख्तिदार में भी थी, मसलन जब मैं मेयर था और वज़ीर था तो मैंने 100 मिलियन गैलन पानी इजाफी दिया कराची को, K2 मैंने ही मंसूबा बनाया, मैंने ही अमल दरामद किया। K3 पर भी बुनियादी प्लानिंग मैंने की, उसकी थोड़ी तफसील नेमतुल्लाह ने वज़ा की और उस पर अमल दरामद मुस्तफ़ा कमाल ने किया। तो इसका मतलब है कि मंसूबे बुनियादी तौर पर तो मेरे दौर में बने थे जब मैं मेयर और वज़ीर था, K2 भी और K3 भी,
और उस पर अमल क्लेम जो है वो जमात इस्लामी नहीं, जमात इस्लामी अगर नहीं जो पानी के मंसूबे हैं वो नहीं कोई नहीं, K3 का अगर थोड़ा डिजाइन आपने बना भी दिया तो पूरा अमल दरामद तो मुशर्रफ और मुस्तफ़ा कमाल ने किया ना। अच्छा, फिर K4 की मंसूबाबंदी भी मुस्तफ़ा कमाल और MKM ने की, और वो K4 पर अमल दरामद करना था इसको पीपल्स पार्टी को। तो 2008 से तो बिला शिरकत गैर तमाम बुनियादी बल्दियाती उमूर की मालिक तो पीपल्स पार्टी है, और सारे बल्दियाती उमूर मकामी जिम्मेदारियां तो पीपल्स पार्टी ने 2013 के और उससे पहले के कानून के मुताबिक खुद जो है वो सल्ब कर ली हैं, सूबाई तहवील में ले ली हैं। तो बल्दियाती इदारों KMC, DMC, HMCs के पास, LMC के पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही इसी तरह वसाइल सारे उनके पास है। नए वसाइल सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी भी उनके पास। कराची 100 अरब के इस नए टैक्स में 85 अरब देता है या 90 अरब, सबसे ज्यादा टैक्स। उसे 10 अरब रुपया भी उसमें से नहीं दिया जाता। अगर मैं वजीर आला होता तो मैं कहता अगर कराची 90 अरब रुपया दे रहा है तो 20 अरब रुपया हम कराची को देते हैं। अच्छा, कराची के मेयर को देते हैं, टैक्स के हवाले फिर उसे जवाबदेह बनाते हैं। टैक्स के हवाले से एक बात, माजी में MKM मेरा ख्याल है वाहिद सियासी जमात थी पाकिस्तान की कि जब वफाकी बजट आया करता था तो हमेशा शेडो बजट एक जो है वो दिया करती थी MKM। इस बार वो बजट शेडो बजट MKM शायद ना दे सकी, क्योंकि जहाँ तक कहा जाता है कि वो शेडो बजट जो था वो फारूक सत्तार ही उसके मास्टरमाइंड हुआ करते थे। तो इस बार शेडो बजट क्यों उस तरीके से जैसे आया करता? देखिए, फारूक सत्तार के साथ सरदार अहमद हैं हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन, उनका फाइनेंस और रेवेन्यू पे उनकी बड़ी कमांड है, तो उनका भी बड़ा इनपुट होता था। फिर शब्बर जैदी साहब जब उस वक्त फर्गोसन में थे और अब वो चेयरमैन बन गए FBR के, तो जाहिर है कि उनकी तरफ से जो मालूमात आनी थी शेडो बजट के लिए वो नहीं आई। तो वो आदाद व शुमार उस तरह से कि क्या तखमीना हुकूमत का है और पहले जो बजट था उसमें क्या तखमीना था और कितने असल में महासिल या रेवेन्यू जमा हुआ और क्या खराजात थे, कितना खसारा हुआ। चूँकि वो स्टेट बैंक के सर्वे में कुछ चीज़ें मोटी मोटी आती हैं, लेकिन वो भी 11 महीने की आती हैं, 12वें महीने तो चूँकि वो हमें फर्गोसन से और मतलब शब्बर जैदी साहब से नहीं मिला, तो इसलिए बाकायदा शेडो बजट नहीं आया। लेकिन शेडो बजट के करीब करीब जो एक मुफस्सल जामे भरपूर तजावीज़ और सिफारिशात हो सकती हैं, एक तब्दीली लाने के दावा करने वाली हुकूमत को क्या वो हमने दी थी। कभी देखें, आप सेल्स टैक्स को VAT की खौफनाक शक्ल में नाफिज करेंगे, आप ना सिर्फ अनपॉपुलर हो जाएंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे, पाकिस्तान का माशी अमल रुक जाएगा, जमूद आ जाएगा। ना करेंगे, उन्होंने यही किया। वो 17% का सेल्स टैक्स हर मरहले पे लगा दिया, वैल्यू एडिशन के, एक्सपोर्ट पे भी लगा दिया, हर चीज़ पे लगा। ये गलत किया। आपके होना ही चाहिए था कि डायरेक्ट टैक्स की बेस मजबूत करते हैं। अगर एक तनख्वाहदार तबका 6 लाख पे टैक्स देगा, 50,000 महाना की आमदनी, साल के 12 लाख वो टैक्स देगा, तो फिर वडेरे जागीरदार बड़े, मैं छोटे ज़मींदारों पे ज़रूरी टैक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन बड़े वडेरों ज़मींदारों पर 50 लाख की आमदनी से ऊपर तो टैक्स होना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि मेरा ख्याल है कि 50 लाख से कम पर 25 लाख पर होना चाहिए, है ना। तो मैंने मुतालबा 25 लाख का किया, तो 25 लाख तो वो नहीं लगाया। तो जब आप इन बुनियादी मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर कैसे तब्दीली आएगी मुल्क में, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, आपकी रेवेन्यू की बेस वसी कैसे होगी जो ब्रॉडन करना है आपको। तो असल मसला ही फिर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम कि चलें वो जो 7वां नेशनल फाइनेंस कमीशन था, आईनी इदारा है, उसने जो 7वां था उसने बड़े वसाइल मरकज से मुंतकिल किए सूबे को, लेकिन सूबों से तकसीम का क्या फार्मूला है, ज़िलों के लिए, तहसीलों के लिए, कस्बों के लिए, देहातों के लिए वो फार्मूला तो है ही नहीं, निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हो रहा। वो बादशाह है शेर की तरह, और शेर के लिए मुहावरा बचपन से सुनता हूँ कि भाई जंगल का बादशाह है, चाहे बच्चा दे चाहे अंडा दे, ये हम सुनते हैं। तो भाई वजीर आला भी हर सूबे का जंगल का बादशाह हो गया, जिसको मर्जी आए अंडा दे, जिसको मर्जी आए बच्चा दे। अच्छा, वजीर आला पे अच्छा, लाड़कानों को 90 अरब दिए किताबों में, खर्च ही नहीं किए, वो एक अलग बात है, लेकिन कराची को तो 90 अरब कागजों में भी नहीं मिले ना। आपके ख्याल में कितना पैकेज होना चाहिए कराची के लिए? देखिए 200 अरब का तो होना चाहिए, 2000 अरब 5-5.5 हज़ार का रेवेन्यू है ना, 5-5.5 हज़ार अरब का,
तो उसमें से कम 2000 अरब तो कराची कंट्रीब्यूट करता है ना, तो 2000 का 10% हमारी पॉपुलेशन है पूरे मुल्क की, तो उस 2000 का 10% 200 अरब तो हमें पैकेज मिलना चाहिए। इसके अलावा जो स्पेशल मंसूबे हैं उनमें तो आप पूरे मुल्क की बका सलामती और इस्तेहकाम के सर पे से सदका वार दें और हमें 100 अरब की खैरात पानी के K4 के मंसूबे के दे दें, खैरात दे दें, सदका दे दें पूरे मुल्क की सलामती का, हम वो सदका भी खा लेंगे, खैरात भी खा लेंगे। और 150 अरब सर्कुलर रेलवे पे लगा दें। ये वो 200-250 अरब के मंसूबे हैं जो कि विन विन सिचुएशन है, मुल्क की मईशत की तरक्की की रफ्तार को भी एकदम आपको जो है वो बूस्ट मिलेगा, और आपके कराची में सरमायाकारों को, हाउसिंग की सनत हो, घरेलू सनत हो, डोमेस्टिक इंडस्ट्री हो, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हो, सब की सबका एतमाद बहाल होगा। और आप देखें कितनी तेजी से मुल्क तरक्की करता है, कराची कहाँ से कहाँ जाता है। ये 250 अरब इसमें दे देगा। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, जो वफाकी बजट है आपके ख्याल में अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन? अवाम दुश्मन है, रिवायती है, जैसे हर साल होता है, 70 सालों से यही हो रहा है, अवाम दुश्मन है बिल्कुल। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से आपकी क्या राय है कि बहुत अच्छे वज़ीर आज़म हैं, अच्छा डिलीवर कर रहे हैं? देखिए, ईमानदार होना एक बात है, उस पर हमें कोई शक नहीं, मुखलिस होना ये भी एक और बात है, इस पर भी हमें कोई शक नहीं। मतलब उनकी ईमानदारी, उनके अखलास पर कोई, उनकी नीयत पर भी किसी को शक नहीं, लेकिन उनके यहाँ जो चीज़ है वो है इनएक्सपीरियंस, ना तजुर्बेकार उनकी टीम में, उनमें भी। दूसरा इनकॉम्पिटेंसी, ना अहली, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा नालायकियाँ भी बहुत हुई, तरजीहात सही तय नहीं हुई, और जो चीज़ करनी है उसका कोई रोड मैप पहले से बना हुआ नहीं था, तैयारी नहीं थी, कच्चे तोड़ लिए फल। तो तैयारी नहीं थी तो IMF के पास ताखिर से गए, डायरेक्ट टैक्सेस की बेस को नहीं कर रहे बल्कि इनडायरेक्ट को कर रहे हैं, तो वो और लोगों पर बोझ बन रहा है, गरीब से गरीब तर होगा। तो ये, और इसी तरह से सरमायाकारी के अमल को तेज करने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना, उसकी कोई तरकीब नहीं। आपके ख्याल में इमरान खान और यूथ डेवलपमेंट में कोई ज़मीनों को लेके यूथ को कहा जाए यहाँ रिसर्च करें, ये NED के साथ ज़मीन है, ये आप लें, वर्कशॉप बनाएं, लेबोरेटरीज लगाएं, हुकूमत पैसा देगी, का अमल तो खैर है ही नहीं, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं है। समंदर पार पाकिस्तानियों को कोई इंसेंटिव डायरेक्टली नहीं दिया गया कि भाई उनके कोई 100-150 ऐसे इन्वेस्टर्स वहाँ से निकाले जाए, प्री क्वालिफाई किया जाता, और उनको कहते हैं कि आप हाउसिंग में भी आए, छोटी सनतों में भी आए, मुख्तलिफ शोबों में आए, IT में आए, कम्युनिकेशन में आए, ये किया जाए, वो सारे काम। अच्छा, इमरान खान साहब की जो काबीना है, इसमें आपके हवाले आपकी क्या राय है कि कौन सा वज़ीर जो है वो दरअसल उनका अपने अमल से, अपनी पॉलिसी से उनका दुश्मन साबित हो रहा है? नहीं, वो तो देखिए, थोड़ा सा असद उमर पता नहीं वज़ीर आज़म की वजह से, ये वो खुद IMF पे जाने में जो उन्होंने ताख़ीर की ना, उसकी कॉस्ट हमने ये पे की कि डॉलर एकदम शूट कर गया, इनके हाथों से निकल गया, वो मैनेज नहीं कर सके। डॉलर की जब भी कमी होती है मार्केट में, हुकूमत कहीं ना कहीं से डॉलर खरीद के मार्केट में डालती है, हुकूमत आर्टिफिशियली डॉलर को वो रखती है। अच्छा, अगर ये 5000 ताकि आपकी इम्पोर्ट जितनी भी हो रही है वो एक्सपोर्ट के लिए भी इम्पोर्ट हो रही है, आपकी इम्पोर्ट का प्लान, बिजनेस प्लान, उसकी फिजिबिलिटी आउट ना हो जाए, फिजिबिलिटी सबकी आउट हो गई। देखे ना, जो 100 रुपए की चीज़ में मंगाता, उसको प्रोसेस करता सनत में, और उससे जो मसनूआत बनती वो 200-250 की जाती, अब वो बढ़ के 300 की हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, और मुझे 150 रुपए तो उसमें से बाहर देने हैं, वो 100 की जगह, तो मेरे बिजनेस प्लान्स आउट हो गए सारे। तो ये नहीं सोचा था, ये बतदरीज होता। अच्छा, ये लोग सुना है ज़राए से कि जो करेंसी, हमारा सबसे बड़ा करेंसी नोट है 5000 का, उस पर शायद पाबंदी लग रही है या उसका डिज़ाइन तब्दील कर रहे हैं, ऐसी र्यूमर्स माजी में भी चलती रही हैं। देखिए, वो तो 40,000 का बॉन्ड भी ख़त्म करना चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ ख़त्म किया। 5000 का नोट भी ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये वो इक़दाम हैं जिससे लोगों ने, जो ब्लैक इकॉनमी जिसे कहें ना, जो लोगों ने टैक्स अपनी आमदनियों को डिक्लेयर नहीं किया, पैसा बचाया है, तो वो शायद पैसा आप बाहर लाना चाहते हैं उस वजह से। हाँ, तो चले वो नहीं, चले वो तो वन टाइम हो जाएगा, अगर हो भी सकता है, लेकिन लोग भी इतने काया हैं, वो कहेंगे हुकूमत को पैसे नहीं देंगे, भले ये नोट सड़ जाए हमारे। सही। लेकिन वो इसलिए कि हुकूमत का, और देखें FBR का भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं कह दूँ कि इमरान खान साहब ने एक बात और भी कही थी अपने वज़ीर आज़म बनने से पहले कि FBR में रोज़ाना 10 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। इसका मतलब है FBR तो का भी एक महीने में 300 अरब
साल में 3600 अरब, 10 महीने हो गए इनकी हुकूमत के 3000 अरब रुपए की चोरी होती है 10 महीने में FBR में। वज़ीर आज़म ने कहा था बड़े धड़ल्ले से कहा। तो ये बताएं कि उस 10 महीने में अब तक उन्होंने कितनी टैक्स चोरी रोकी और रेवेन्यू बेस हमारी कितनी बड़ी। इसका मतलब है कि करना था कि FBR को भी ठीक करना था, वहाँ भी जो चोरी चकारी का निज़ाम है उसको भी ठीक करना था। और जब उसका इत्माद होता, दूसरे इदारों का था, तो फिर लोग खुद वॉलंटरी टैक्स देंगे कि भाई हमारा पैसा सही जगह लगेगा, हम टैक्स देंगे। तो फिर बरह रास्त जो आमदनियाँ हैं, चाहे वो जागीरदारों की हो, उन पर भी टैक्स होना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की पाकिस्तानी सियासत में वापसी मुमकिन है? देखिए, कोई भी बात सियासत में हरफ आखिर तो नहीं होती है। अभी भी हम सब की बज़ाहिर नाकामी हो गई ना, और लिटरली नाकामी हो गई कि फारूक भाई भी नहीं संभाल सके MKM को। और अगर उसमें कहीं कुछ लोगों की ख्वाहिशात थी या थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग थी, तो मुझे ये बताइए कि उससे नुकसान किसका हुआ? जो लोग कहते थे कि भाई माइनस अल्ताफ़ हुसैन होना चाहिए, तो उन्होंने तो माइनस फारूक सत्तार भी साथ में कर दिया। और कम एतबार वाले लोगों को MKM उनके हवाले हो गई ये सब होने से। और PTI को ज़बरदस्ती कराची में कुछ जगहों पे, देखिए उनका वोट बैंक है, बना है, नेचुरल भी है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल है। तो जो आर्टिफिशियल वोट बैंक है उससे कितनी रकतों का सवाब होगा? तो MKM माइनस हो गई जी, अल्ताफ़ हुसैन ही नहीं, फारूक सत्तार भी माइनस, अल्ताफ़ हुसैन भी माइनस और MKM भी माइनस। तो लोग तो कह रहे हैं भाई वही सही थे, उन्होंने कम से कम 17 सीटें, हमारी इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार तो था ना, हम सर उठा के चल तो रहे थे। तो ये आम महाजिर कह रहा अब ये, तो ये जो लोग इस मुल्क की पॉलिसियाँ बनाते हैं और बना रहे हैं, उन्हें सोचना है कि उन्होंने तजुर्बे करके क्या किया है। तो ये मेरा मैसेज है, लाउड एंड क्लियर है। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से बहुत नेगेटिव कहा जाता है, आपके ख्याल में उनमें कुछ अच्छा है? देखें, मतलब नेगेटिव तो सब डिस्कस करते हैं। देखें, अच्छा क्या है क्या नहीं है, लोग फैसला करें। कितने सालों से वो बाहर हैं, 25 सालों से बाहर हैं, फिर भी पार्टी को चलाया और यकजा रखा, डिलीवर किया उन्होंने कराची। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने यकजा रखा लोगों को और चलाया। और जब हमारे हाथ में आई तो हमने क्या किया? मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमें मौका नहीं मिला उन्हीं की क़यादत में कि हम आपस में भी अपने दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाते, एक दूसरे के साथ उस तरह काम करने के आदी होते। ये उनके ज़माने की ख़राबियाँ हैं कि सक्सेशन प्लान नहीं था। फिर दूसरा जो टीम थी वो एक दूसरे के कि एक हम उम्र हैं, हम ज़्यादातर एक दूसरे के। तो अब मुझे बड़ा माने, किसको बड़ा माने? अब सभी अगर घर के अब्बू बनेंगे तो हर आदमी घर का अब्बू नहीं बन सकता, एक ही अब्बू होता है, बाकी ताया अब्बू होते हैं। तो ये तय नहीं हो रहा कि साला ताया अब्बू कौन है और अब्बू कौन है घर में। तो ये सारी बातें हैं। तो ये उनके ज़माने में कुछ तय हो जाती तो अच्छा था। तो ये उनके सबसे बड़े बिगाड़ है। कहा तो ये जाता फिर बहुत सारी और ख़राबियाँ आई थी, ज़मीनों के कब्ज़े की भी हो सकती है, दीगर जराइम पेशा लोग आ गए होंगे। पार्टी की पॉलिसी नहीं थी कि जराइम को प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें या चाइना कटिंग को या किसी चीज़ को। ये जिन लोगों ने किया, जिन लोगों की वजह से हुआ, ये पॉलिसियाँ खुरदरो पौधों की तरह बढ़ती चली गई। वो रोकने में कामयाब नहीं हुए, शायद रोकने में उन्होंने उतना ज़्यादा ये है। और पीपल्स पार्टी के साथ जो 5 साल लगे रहे, चिमटे रहे ज़बरदस्ती 2008 से 2013, वो हमारी कोताही गलती थी, सियासी संगीन गलती थी। उसकी प्राइस हमने पे की 2013 के इलेक्शन में और फिर 2018 में भी। तो ये है सारा असल मसला। तो अच्छा, जो उन्होंने स्पीच की अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, उस पर हम बात नहीं करेंगे, सब जानते हैं। क्या ऐसी स्पीचेस कुछ और लोग नहीं कर चुके पाकिस्तान में? क्या इस चीज़ पर ये मतलब नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, या इस पर बात होनी चाहिए, या इस पर माफ़ी मिलनी चाहिए, या इसको नज़रअंदाज करना चाहिए? मानी भाई, ऐसी स्पीचेस जो पहले लोगों ने की ना, उनके मुकदमात भी शायद अदालतों में नहीं गए, और गए तो बाद में सियासी बुनियादों पर वापस ले लिए गए या ख़त्म हो गए। तो अगर उसी तरह की बात MKM के बानी ने भी की तो जाहिर है कि हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया। एक पाकिस्तानी मुहिब वतन शहरी के ऐसे कि हम अलग हो गए कि अब उन्होंने एक लाइन खींच दी और पाकिस्तान के नज़रिए के बरखिलाफ़ एक संगीन बात कर दी, तो हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया।
लेकिन हमारी अदालतें, हमारी हुकूमतें, हमारे मुल्क के रियासती इदारे, अब ये देखना है कि वो कितना इस मुकदमे को अदालत में लेकर जाते हैं, सबूत व शवाहिद पेश करते हैं और उसको साबित करते हैं। मुझे लगता है कि ये मुकदमा भी माजी के जो लीडरान थे उनके ख़िलाफ़ भी बना, तो सिर्फ उसके सियासी फ़वाइद उठाए माजी में भी और अभी भी मुझे लगता है कि सियासी फ़ायदा उठाया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। तो मैं ना किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दूंगा, ना हुब्बुल वतनी का, ये मैं इसका मजाजी नहीं हूँ। अदालतें मजाज हैं पाकिस्तान के आईन में, अब देखना है कि अदालतें क्या करती हैं। माजी में भी नहीं हुआ। अच्छा, MKM का मर्जर क्या आफाक साहब या मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी से मुमकिन है? क्या ये धड़े एक हो सकते हैं? देखें, MQM ही रहेगी, 84 की MQM बनेगी और उसके साथ बाकी सब लोग इंशाअल्लाह आएंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि ये मैग्नेट है। बाकी सब ज़र्रात हैं लोहे के और उनको यहीं आना है, उनका मरकज़ यही है, ठीक है ना। और मुझे भी उससे बज़ाहिर तो बाहर कर दिया है, लेकिन मेरा तो चैलेंज है कि भाई मुझे क्या MQM को वोट देने से कोई रोक सकता है, उसका झंडा उठाने से कोई रोक सकता है? ये पाबंदी कोई नहीं लगा सकता। MQM का नारा लगाने से मुझे कोई रोक सकता है? उसके नग़मे सुनने से मुझे कोई रोक सकता है? उसके नाम पे किसी से वोट मांगने से मुझे, अरे तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ टिकट देने का इख्तियार है जो मुझे नहीं दोगे, लेकिन मुझे वोट देने से तो तुम नहीं रोक सकते ना। तो इसका मतलब मुझे वो MQM से हटा सकते हैं, लेकिन MQM और मैं लाजिम और मलजूम हैं। अच्छा, मेरे दिल से MQM को निकाले तब मैं मानूं। मतरूका सिंध क्या है? देखिए, ये एक अहम इशू है और सियासी तौर पर ज़्यादा अहम है कि एक क्लेम तो है हिंदुस्तान से आने वाले महाजरों का, और यहाँ जितनी ज़मीनें थीं उनका रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। जो ज़मीनें हिंदुओं के पास थी, जो अमलाक, जो जायदाद, जो कारोबार, वो सारा का सारा हिंदुस्तान से आने वालों को देना था। ये बैनुल-अक़वामी माहिदा भी है इंडिया और पाकिस्तान का, जब दोनों आज़ाद हुए थे और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी और दो मुल्क बने थे। तो ये माहिदा भी है बैनुल-अक़वामी, और दूसरा ये पाकिस्तान के आइन और क़ानून में भी ये, और चीफ़ जस्टिस जो साक़िब निसार जब चीफ़ जस्टिस बनने से कुछ अर्सा पहले, उन्होंने भी एक मुकदमे कहा कि ये महाजरों की प्रॉपर्टी है। तो वो सारी प्रॉपर्टी अगर आज उन पे कुछ लोकल वडेरों का कब्ज़ा है, पथारेदारों का कब्ज़ा है, तो उस कब्ज़े से निकाल के उन ज़मीनों को जिनका क्लेम बनता है, जो आए अपनी सारी विरासत को, अपने अजदाद की निशानियों को छोड़कर, उन्हें मिलनी चाहिए। ये कराची के अलावा किस मतलब कौन कौन सी लोकेशन से? नहीं, जहाँ जहाँ महाजर आके गए, नहीं, कराची के अलावा पूरे सिंध में है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। देखिए, लाड़काना में महाजरों की बड़ी आबादी थी। लैंग्वेज राइट्स होने से पहले, कोटा सिस्टम नाफिज होने से पहले, ये जो सिंधी ज़बान को जब राइज किया गया सरकारी ज़बान, तो उससे पहले ये सारे लाड़काना, खैरपुर, ये महाजरों के बड़े शहर थे। नवाबशाह में बड़ी आबादी थी, वो जो कि अब भी है, सक्कर में भी है, मीरपुर ख़ास में भी है। तो इन सारे शहरों में भी, और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ भी ये प्रॉपर्टियाँ हिंदुओं की थी, फिर हिंदुओं के 60 में से सूबाई असेंबली में पार्टीशन से पहले 24 अरकान थे, 36 बल्कि 26 अरकान थे, 34 वहाँ थे। तो ये परसेंटेज लगा लें, तो ये नुमाइंदगी भी कोई 40% से ऊपर थी, और आज हमारी नुमाइंदगी भी 30% से कम है, मुश्किल से 30%। कोटा सिस्टम में 40% कहा गया, वो भी नहीं मिला कभी, 10% ज़्यादा नहीं मिला। बाकी तो डोमिसाइल आराम से कराची का आप बना लें। ये वो इश्यूज़ हैं जिनसे, डोमिसाइल से याद आया कि ये एक बड़ी मायूसी फैलती है जब किसी सरकारी इदारे, जैसे ख़ास तौर से जो कराची में वाक़ है, फिशरीज़ है या पोर्ट कासिम है या ऐसे कोई दीगर जो इदारे हैं, इनके हवाले से सरकारी नौकरियों का ऐलान होता है, तो इसमें बाकायदा कोटा सिस्टम भी होता है। इसमें बाकायदा ये भी कहा जाता है कि जी इसमें इतनी सीटें जो है वो पंजाब की हैं, इतनी सीटें जो हैं वो देही सिंध की हैं, शहरी इलाके जो हैं सिंध के, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। देखिए, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और सिंध की नशिस्तें तो उनकी आबादी के मुताबिक एक वो वाला कोटा तो फॉलो हो गई, क्योंकि आप किस बुनियाद पे सारे सूबों को जो इंतज़ामी यूनिट्स आप देंगे। कुछ सीटें प्योर कौमी मेरिट पे होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे,
कुछ सीटें चारों सूबों में आबादी की बुनियाद पर जानी चाहिए, और जितना आबादी की बुनियाद पर सूबों में जाती उसी कदर फिर आबादी की बुनियाद पर नीचे भी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कराची, हैदराबाद, सक्कर की आबादी 40% ही है कोटा सिस्टम के मुताबिक, और उसमें इजाफा ही नहीं हो रहा इन्फ्लक्स के बावजूद। पूरे पाकिस्तान से, सराइकी इलाकों से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, पंजाब के सराइकी इलाकों से, अपर पंजाब से, हर जगह से लोग आके, बलूचिस्तान से, हर जगह से लोग कराची में आ रहे हैं। अंदरून सिंध से सैलाब के बाद, लेकिन कराची की आबादी में जो एक रेशियो, उसमें फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसका कोटा ही नहीं बढ़ा। अच्छा, फिर मज़े की बात, ये कोटा सिस्टम भी अब ख़त्म हो गया 2013 में। तो सिंध में तो पूरी एक मेरिट का निज़ाम होना चाहिए, सिंध की सारी सीटें एक मेरिट पे इम्तिहान हो, मेरिट पे एंट्रेंस टेस्ट हो, उसी पे होना चाहिए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भी अगर इंटरव्यू लेता है तो कोटे से नौकरियां बांटता है, ये सब गैर आईनी है। तो ये जितना भी गुज़िश्ता 11 सालों में, 2013 के बाद ख़ास तौर पर जो कुछ भी हुआ है वो गैर आईनी है। अच्छा, ये किसी वक्त कोर्ट में चैलेंज होगा, जिनको बेचारों को रोज़गार मिला सब मारे जाएंगे। अच्छा, कराची को सूबा बनना चाहिए? कराची को नहीं, मुल्क में इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। सिंध में भी नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, लिसानी बुनियादों पे नहीं, इंतज़ामी बुनियादों पे, और इस तरह आबादी की बुनियाद पे बनने चाहिए कि अगर वो 5 डिवीज़न है सिंध में, तो 5 इंतज़ामी यूनिट्स बन जाएँ। सिंध का सूबा आइन में सूबे की हैसियत से रहे, लेकिन 5 इंतज़ामी यूनिट्स बन जाए, ये मेरा फार्मूला है। उस सूबे की हद तक आमदनी जमा वो करेगा, लेकिन उसकी तकसीम 5 इंतज़ामी यूनिट्स के दरमियान उनकी आबादी की बुनियाद पर होगी, और उसके ख़र्च का इख्तियार भी उनका होगा। यहाँ हम टैक्स भी दें और उसका ख़र्च भी, और ख़र्च कहाँ करना उसकी तरजीहात भी लाड़काना का वज़ीर आला तय करेगा, या नवाब शाह का, या खैरपुर का, या शिकारपुर का। कराची, हैदराबाद और सक्कर के लोगों का उस पर कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपने शहर में, भाई हमें पानी चाहिए, हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें अभी अंडरपासेस नहीं चाहिए। तो आप अगर अंडरपासेस बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, और उसमें आपके वज़रा भी कमीशन खा रहे हैं, ठेकेदारों के भी मज़े हैं, लेकिन वो पैसा आप इस वक्त ज़रूरत है सर्कुलर रेलवे की, और ज़रूरत है 650 मिलियन गैलन यौमिया इजाफी पानी की। तो ये तय करने का इख्तियार तो कराची वालों को दे, हैदराबाद वालों को दे, सक्कर वालों को दे, लाड़काना वालों को भी दे। खर्च करने का इख्तियार क्यों आपके पास है? उसकी तरजीह आप क्यों तय करें? वही शहर के लोग करें, यहाँ की काउंसिल करें। ये है असल बात, इसलिए सूबे की बात आई है। तो इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। अच्छा, गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, हाल में ही राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि ये सियासी कोई एक वो है, या वाकई में वही कुछ हुआ जो क्लेम किया जा रहा है? मैं अगर वज़ीर आज़म होता और वज़ीर दाखिला होता, वफाकी वज़ीर दाखिला, तो अगर राना सनाउल्लाह वाकई में भी मंशियात लेकर जा रहे होते तो मैं उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म नहीं देता। वजह इसकी देखिए, उसको किसी और तरीके से हम हल कर सकते थे। इतना हमारी PMLN के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतने टॉकिंग टर्म्स में होने चाहिए कि हम कहें एक वज़ीर जो शख्स रहा हो, एक इतने बड़े ओहदे पे फाइज रहा हो, यार वो किस काम में पड़ा हुआ है? उसको शर्म नहीं है, उसको गैरत नहीं है। उसके बड़े अगर नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़, उससे कुछ नहीं कह सकते। स्कैन करके चीज़ें उनको ज़रूर दिखाई जाए, सबूत दिखा दिए जाएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राना सनाउल्लाह इतनी अगर इज़्ज़त बहैसियत एक सियासी रहनुमा या कारकुन की उन्हें मिली हुई है, वो इस तरह का काम करें। अब मुझे यकीन नहीं है, मुझे यकीन नहीं आता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक सियासी इंतखामी कार्रवाई नज़र आ रही है, नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। अच्छा, फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक जुमला जो फ़ौरन से जहन में है, मतलब हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, ये PTI के लिए। बिलावल भुट्टो साहब की जो इस वक्त सियासत है, आपके ख्याल में वो मैच्योर होती जा रही है या मज़ीद नीचे जा रही है? अगर वो जरदारी साहब के ज़ेरे साया मैच्योर होगी तो फिर इस सूबे का अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके अंदर ये टेंडेंसी है बिलावल भुट्टो में कि वो एक्सट्रोवर्टेड है, वो इंट्रोवर्टेड नहीं है। वो बाहर की दुनिया को भी देखते हैं, उनके पास कोई विजन भी है, और वो शायद थोड़ा सा अर्बन सिंध के साथ रीच आउट करें। अच्छा, और अर्बन सिंध को सिर्फ मतलब ये कि ज़बानी कलामी जो है वो उन्हें अपने करीब ना लाएं, बल्कि अपने अमल से उनके करीब लाएं, जिसमें जो फंड्स हैं वो मसावी तकसीम हो, सिंध के शहरों के बड़े मंसूबों पर भी काम का आगाज़ हो, और जो टैक्सों का बोझ सिंध के शहरों पर है उसको भी थोड़ा सा
कम किया जाए। तो ये सारी बातें अगर वो करेंगे तो सिंध के शहरों में भी उनके लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाएंगे। मुझे उनसे उम्मीद है कि वो ऐसा करें, मेरी दुआ भी है। सही। अच्छा, नवाज शरीफ के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो उनके साथ हो रहा है वो सही है या इसमें भी उनको भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? देखें, अगर ये एहतसाब का अमल बहुत तेज़ी से अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा, बिला तफरीक नहीं होगा, बिला इम्तियाज़ नहीं होगा, तो ज़ाहिर है कि फिर ये इल्ज़ाम तो लगेगा कि ये इंतकामी कार्रवाई है। तो अब पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के ख़िलाफ़ और एक तासुर बड़ा गहरा और आम है कि इन्होंने अरबों खरबों की करप्शन की, तो होना चाहिए उनके ख़िलाफ़ भी ये एहतसाब का अमल। फिर पीटीआई के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ वह झलक दिखाई गई सिर्फ, तो ये ट्रेलर नहीं, फिल्म वहाँ भी चलनी चाहिए। और फिर एमकेएम में भी अगर लोग हैं जिनके बारे में तासुर हैं कि वो करोड़पति हैं, अरबोपति हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी होना चाहिए। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं, आपके ख्याल में वो धरना कामयाब होगा? मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेचर अभी नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान वाला नहीं हुआ, जो कि किसी भी वक्त की अपोजिशन के सबसे काबिल एतबार रहनुमा होते थे और उनकी वजह से नज़रियाती तौर पर लोग जमा हो जाते थे और जो वक्ती मुश्किलात थी उसके ख़िलाफ़ एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट होती है उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलती थी। अच्छा, मौलाना साहब, मुझे नहीं लगता कि वो तकरीबन 15 लाख लोग जो है वो जमा कर सकते हैं इस्लामाबाद में। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा। मुझे नहीं लगता कि अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान इतने सियासी तौर पर बैंकरप्ट हैं कि वो दूसरों को इख्तिदार में लाने के लिए स्टेज सजाएं और अपनी जो फॉलोइंग, जो उनकी एक मजहबी फॉलोइंग है, भाई अगर सियासी फॉलोइंग इतनी है तो फिर तो सीटें भी इतनी होनी चाहिए। ये बिल्कुल अलग फॉलोइंग है। तो ये फॉलोइंग को लाकर अगर वो एक सीढ़ी दे रहे हैं दूसरों को, प्रेशर तो बिल्डअप हो जाएगा। नहीं, अगर वो ये कर रहे हैं, अगर प्रेशर डालना चाहते हैं तो फिर उन्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो आपको बुलाएंगे और छोटी जमातों के साथ बड़ी जमातों ने क्या किया? नहीं, अगर वो आपको बुलाते हैं धरने में तो आप जाएंगे उनकी दावत? देखिए, धरने के मकसद से मैं इनकार नहीं कर सकता कि महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, और अकेला मैं PMLN और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा उठाने दूँ, मैं ये भी नहीं होने दूँगा। मैं तो उनके स्टेज पे जाकर उनको भी एक्सपोज करूँगा कि भाई देखो, ये धरना तुम दे रहे हो, ये अपने मसाइल के लिए, हल के लिए दे रहे हो, ये तुम इन लोगों को इख्तिदार में लाने के लिए नहीं कर रहे हो। मैं तो खुल के बात करूँगा। फिर उनके स्टेज अगर मुझे बुलाएंगे तो हिम्मत करें, मुझे बुलाएं। मैं PTI की जो उनकी आक़िबत अंदेशी और कोताहियाँ और जो हिमाकतें, उसको भी उजागर करूँगा और पिछली दौर में इन्होंने जो कुछ किया है वो भी बताऊँगा फिर वहाँ में। अच्छा, कराची में रेंजर्स हल है या पुलिस की रिफॉर्म्स करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट? देखिए, रेंजर्स को इसीलिए लाया गया था कि भाई फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पुलिस में रिफॉर्म्स करेंगे, वो हुई नहीं। पुलिस एक खिदमत का इदारा नहीं बना, अब भी वो एक फ़ोर्स है। फिर दूसरा ये है कि उसमें सियासी बुनियादों पे भर्तियाँ हुई, आसानी से पॉलिटिसाइज़ हो जाता है। तो कोई ऐसा एक मोतबर कमीशन बनना चाहिए, वो पुलिस के मामलात को देखे और वो इसमें अगर सियासी भर्तियाँ हैं या इसमें करप्शन है और पुलिस के अंदर भी अगर जराइम पेशा लोग भर्ती हो गए हैं और वो भी जराइम की सरपरस्ती कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए कोई ऐसा काबिल एतबार दही शहरी सिंध के रिटायर्ड जजों का, रिटायर्ड पुलिस अफसरों का कमीशन बनना चाहिए। पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनना चाहिए। पुलिस ऑर्डर का कानून सिर्फ ये नहीं है कि वज़ीर आला को इख्तियार दिलाने के लिए आए, बल्कि वो पुलिस में सही मानों में रिफॉर्म्स लाए। अच्छा, आपकी गिरफ्तारी के वक्त जो रेंजर्स के ठाकुर साहब थे, राणा ठाकुर, अगर मुझे सही उनका नाम याद है, काफ़ी मशहूर हो गए। उनके हवाले से कोई एक जुमला, क्योंकि बड़ी इस पर मीम्स बनी थी, बड़े जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें चली आपके हवाले से, और जो रेंजर्स के राणा ठाकुर हैं जिन्होंने आपको उस वक्त गिरफ़्तार किया था, बड़ी इसके ऊपर वो पॉपुलैरिटी जो है वो उनको मिली। तो इस पर कोई एक कमेंट? मतलब कोई ऐसा ख़ास शेर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो बेचारा वो हुक्म का पाबंद था ना, उसको तो वो ऑर्डर बजा लाना था। इसीलिए मैंने कहा कि भाई देखिए, मैं जब रिलीज़ होऊंगा मैं वही बात करूँगा। मुझे ये बात पहले आज कहने दें कि मैं लंदन से अलग कर रहा हूँ MKM को,
वो बात मैं उस रात कह देता तो शायद लोगों को ज़्यादा यकीन आता, लेकिन चूँकि मैं 8 घंटे कस्टडी में रहा, फिर मैंने गई। लेकिन अल्लाह का करम है कि 2 गवाह मेरे पास हैं, और जिन्होंने कहा है, परवेज़ रशीद उस वक्त के वज़ीर इत्तलात थे, उनको मैंने फ़ोन करके कह दिया था मैं जा रहा हूँ प्रेस क्लब, अब मैं ये कहने जा रहा हूँ कि हम लंदन से अलग हो रहे हैं, तो आप गवाह रहिएगा। दूसरा शाहज़ेब खानज़ादा का फ़ोन आ गया, जो एक एंकर हैं प्राइवेट चैनल के, उनको मैंने ये बता दिया। उन दोनों ने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मेरी इस बात की तायीद की है। तो इसका मतलब ये कि मुझे वहाँ किसी ने नहीं कहा कि आप ये काम करें। हाँ, मुझे वहाँ सिर्फ इसलिए ले जाया गया था कि मुझसे ये कहा जा रहा था कि मैं पहचानूँ कि किन्हों ने बानी MKM के नारे के जवाब में नारा लगाया, और कुछ मेरी बहनों ने, बेटियों ने शायद जज्बाती होकर उनके साथ जवाबी नारा लगा दिया था। तो वो नाम पूछ रहे थे कि ये कौन है, ये कौन है, लेकिन ईमानदारी की बात है मैं किसी को पहचानता ही नहीं था, तो मुझे ये ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं बताऊं कि कौन है क्या। अच्छा, आखिरी सवाल, मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी को आप वाकई पार्टी समझते हैं या वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री मशीन जिसे कहते हैं कि जी तासुर? ये देखिए, अब तक तो ये तासुर किसी हद तक, बल्कि खासी हद तक सही था कि वो लॉन्ड्री मशीन थी, लेकिन अब जाहिर है कि उनकी असल सियासत और उनकी आजमाइश शुरू हुई है। लेकिन अभी भी उन्होंने जो शुरू में एक उनका एग्रेसिव स्टाइल था, पॉलिटिकल टेम्परामेंट नहीं है, और तो उसकी वजह से और MKM के बानी के ख़िलाफ़ जिस तरह का उन्होंने वो लिया था, लेकिन उनसे अलग हो जाना एक बहुत बड़ा काम था जो हमने भी किया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम वो वाला स्टाइल जिसमें हम बदतहज़ीबी करें, बदतमीज़ी करें किसी के लिए भी। तो मेरे ख्याल में मैंने वो नहीं किया, तो इसलिए मेरे अमल की ज़्यादा पजीराई हुई थी, उनके अमल की नहीं हुई। वो यकीन नहीं करते थे, उनको इतना यकीन था, इतनी खुशफहमी थी, इतना बड़ा दावा था कि वो वज़ीर आला बनेंगे या सूबाई हुकूमत उनको मिलेगी, और उनके इतने लोग, तो जिसकी वजह से मैं समझता ओवर कॉन्फिडेंस ने भी उन्हें नुकसान पहुँचाया। चलें सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी और फिर मुलाकात। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अब आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। सियासी तज्ज़ियों, ख़बरों और इंटरव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मैं आवाम। मैं आवाम, जो सच है।